तैयार नहीं थे। सुनने में बुरा है, बोलने में कठिन है, लेकिन सच है, हम तैयार नहीं थे। कोरोना की पहली लहर का सामना हम सबने बहुत मजबूती से किया था और हम सफल हुए थे, लेकिन दूसरी लहर के लिए हम तैयार नहीं थे। नहीं पता था ये लहर इतनी तेजी से आएगी, नहीं पता था ये लहर इतनी खतरनाक होगी, नहीं पता था ये लहर हमें संभल कर खड़े भी नहीं होने देगी। हम तैयार नहीं थे। पर सांसों को कैसे खरीद लें? मार डाला, 2-3 घंटे से मैं खड़ी रही, नहीं लिया तो इन्होंने नहीं लिया, यहाँ से अप्रोच लगा लो, वहाँ लगा लो। पर जिंदगी को कैसे जीत लें? आया सर, अभी मेरे को कोई बोलता उस गेट पे जाओ, उस गेट पे, मेरे को कोई बता ही नहीं रहा सर। बस एक ही जवाब है, बेड नहीं है, बेड नहीं है, बेड नहीं है। हवा नहीं है, दवा नहीं है, जगह नहीं। बस एक ही बात बोले जा रहे कि ऑक्सीजन खत्म है। ऑक्सीजन की जरूरत है, कहीं बेड नहीं मिला ऑक्सीजन। केजरीवाल को, हर्षवर्धन को फोन करा, वो कह रहा अभी भेज रहे, कोई नहीं आ रहा यहाँ पर। कहीं जिंदगी नहीं है, कहीं मौत भी मौत नहीं। 1000 रुपए ये मांग रहे हैं कि 22,000 रुपए, 22,000 रुपए मांग रहे हैं लाश जलाने के लिए। इतनी लाशें जो हैं पहली बार देख रहा हूँ मैं, सुबह से ही हूँ। खुद मेरे पिताजी कोरोना पॉजिटिव है, जिनका मैं दाह संस्कार कर रहा हूँ। खौफ है, मातम है, बेबसी है। पेट में है, वो आईसीएम कर देते, हाँ हम दे देते, ले जाओ अपने पेशेंट को, इसको तो नहीं है इनमें। बदइंतजामी है, लाचारी है। मेरे फादर एडमिट है और वो ऑक्सीजन की कमी हो रही है। टाइम में बता रहे हैं कि वो ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, ऐसे कैसे कर सकते हैं ये लोग? पेशेंट है और रोड पर है इनकी मम्मी के साथ। ये मर्ज, ये मंजर, ये दुश्वारी। करिए ऐसा कि जिंदगी बच जाए, या फिर खत्म कर दिया जहर देकर इंजेक्शन। जो हमारी माताएं बहनें जितनी एडमिट है, उनको इंजेक्शन दिलवा दीजिए, मर जाए। हम लोग का पैसा तो न खर्चा हो। आज दर्द कर लूंगा मैडम, मैं बता रहा हूँ, आग लगा के मर जाऊंगा। मेरे बच्चे कहाँ जाऊँ मैं, मेरे कोई नहीं मैं दुनिया में। अपनों का दम टूटता है, खुद का हौसला टूट जाता है। सांस सांस को तड़पता सिस्टम, सांस सांस के लिए तड़पते लोग। ऑक्सीजन की कमी ने किसी को नहीं बख्शा। दिल्ली में मैक्स अस्पताल को इस कदर ऑक्सीजन की कमी हुई कि उसे अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ गया। अदालतों का दखल इसमें शुरू हुआ। सरकार की तरफ से एक्शन की शुरुआत तो हुई थी, लेकिन अभी भी हर शहर की कहानी लगभग एक सी ही नजर आ रही। सांस पे मैं रोया था, आखिरी सांस पे दुनिया। इन सांसों के बीच में हमने क्या खोया, क्या पाया? पेशेंट को बचाना चाहे तो बचा सकते हैं, इन्होंने मार डाला। मेरे बच्चे अनाथ कर डाले, मेरे बच्चे अनाथ कर डाले। आधे दिल्ली से ज्यादा हॉस्पिटल में बस एक ही जवाब है, बेड नहीं है, बेड नहीं है, बेड नहीं है। अभी एक पेशेंट मेरे घर में पड़ा, मेरा लड़का, अब इसको देखो, उसको देखो, बहुत परेशान हो रहा, बहुत ज्यादा। अभी कहीं एडमिट हो जाए तो उसको देखूं मैं। अभी हमारा भी पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा। कुछ सोचो, मैं तो सारे हाथ जोड़ रहा हूँ। जो बैठे ऊपर सरकार बैठे, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, कुछ कर लो, कुछ कर लो। ना तो रोडों पे ना यही हाल मिलेगा, रोडों पे। अस्पतालों की सीढ़ियों ने बस आस दी, लाख कोशिशों ने पर नहीं सांस दी। जिला नासिक, यहाँ चांदवाड़ में 43 साल के इस व्यक्ति ने एक एक सांस के लिए तड़प कर अस्पताल की सीढ़ियों पर दम तोड़ दिया। नियति नहीं बदली। प्रयागराज में कोरोना संक्रमित मरीज को ऑक्सीजन मिलने की उम्मीद टूटी तो सांसों की डोर ही टूट गई। किसने सोचा था सांसों की भी किल्लत होगी? किसने सोचा था सांसों के लिए लाइन लगेगी? किसने सोचा था सांसें काफी नहीं पड़ेगी? मेरे हस्बैंड किडनी पेशेंट है और उनका सीवियर लंग्स इन्फेक्शन हुआ है। कल मैंने एडमिट किया है और आज ये बोल रहे हैं अपने हमारे पास ऑक्सीजन खत्म हो गई है, आप अपने पेशेंट को दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाओ। नेतागिरी करने में लगे पड़े हैं सारे, और सरकार, पब्लिक की चिंता नहीं है सरकार को बिल्कुल भी। कुर्सी पे बैठ गए इसलिए इनके दिमाग खराब हो गए बिल्कुल सरकार के। कुछ भी नहीं बता रहे सर, 2 दिन से कॉल कर रहा हूँ बैक टू बैक कि हाँ मेरे को मेरे पेशेंट की इन्फॉर्मेशन दे दें, कुछ बता दे। कुछ भी नहीं बताया गया। ना यहाँ से कोई फोन उठाता है, ना कोई व्हाट्सएप करता है, कुछ भी नहीं। आज दिन में 2 बजे डेथ हो गई है। हमारे बड़े भाई हैं घर में आइसोलेशन में हैं, उनको ऑक्सीजन की जरूरत है। अभी आपको रोजाना आना पड़ेगा? जी हाँ।
कोरोना की इस दूसरी लहर में संक्रमण के इस बदले हुए वायरस ने सांसों पर आघात किया है। जिस मरीज में गंभीर लक्षण आते हैं उसके लिए ऑक्सीजन की मदद जरूरी हो जा रही है। मेरा फादर एडमिट है और वो ऑक्सीजन की कमी हो रही है। एंड टाइम में बता रहे हैं कि वो ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। ऐसे कैसे कर सकते हैं ये लोग? व्यवस्था कराइए। मेरे फादर यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं क्या? हाँ, बाहर निकाल रहे हैं। भर्ती कोई नहीं कर रहे हैं। बस एक ही बात बोले जा रहे कि ऑक्सीजन खत्म है। पहले तो वहाँ गए, होम थिएटर साइंस जो है वहाँ गए, वहाँ से वो भेजा संतोष से आए, फिर एसके जैन के गए, वहाँ भी ना हुआ। संजय नगर गए, वहाँ से भी उल्टा भेज दिया। कई हॉस्पिटल हम सुबह से हॉस्पिटल गए। अप्रत्याशित है, ये परिस्थितियाँ अप्रत्याशित हैं और इसके लिए हम तैयार नहीं थे। लेकिन अब कोशिशें शुरू हुई है। हालांकि प्रयासों की रफ्तार उखड़ती सांसों से मुकाबला ही नहीं कर। ऑक्सीजन की कमी है या फिर सिलेंडर्स और ये जो नहीं, ऑक्सीजन की तो प्रोवाइड हो रही है जितना हम मैनेजमेंट कर पा रहे हैं। फ्लोमीटर की थोड़ी सी कमी है। ये फ्लोमीटर है, दिस इज द फ्लोमीटर रेगुलेटर, जिसको किट बोलते हैं, असेंबली बोलते हैं। और इसमें मास्क लगता है, यहाँ से लगता है। अगर किसी के पास सिलेंडर है और नॉब नहीं है। ये ऑक्सीजन के लिए आए हैं? यस मैडम, ऑक्सीजन के लिए आए हैं। क्या लोग पर्सनल यूज के लिए भी चाह रहे हैं घरों पर? पर्सनल यूज के लिए आई गेस मोर देन 50%, बिकॉज हॉस्पिटल की सप्लाई हम लोग कंप्लीट नहीं कर पा रहे। वी ऑल्सो सप्लाई इन हॉस्पिटल ऑल्सो। हॉस्पिटल की सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही, इसलिए हॉस्पिटल एडमिशन नहीं ले पा रहा। गवर्नमेंट इज नॉट विद अस। किसी भी तरीके की जितनी भी चीज़ें कही जा रही हैं ऑल आर फेक। कुछ भी कोई सपोर्ट नहीं है किसी भी तरीके का गवर्नमेंट की तरफ से और कहीं से भी। हम लोग खुद मेहनत कर रहे हैं, खुद जाके सिलेंडर्स ढूंढ रहे हैं और ढो रहे हैं ले जाके अपने पेशेंट्स को, ताकि हमारे पेशेंट्स रिवाइव करें, उनको हम बचा सकें, उनकी जान बचा सकें। कितना ऑक्सीजन है आपके पास? मेरे पास तो अभी आधे घंटे का ऑक्सीजन शॉर्टेज है ओनली। बस आधे घंटे का? आधे घंटे का ऑक्सीजन है। बड़ी मुश्किल से 2 सिलेंडर यहाँ से लिया है, बाकी अरेंज कर रहा हूँ ग्रुप में, जो DGHS का ग्रुप है। पेशेंट्स कितने हैं? पेशेंट मेरे पास अभी 45 पेशेंट्स हैं। 45 पेशेंट्स हैं, ऑल आर ऑन ऑक्सीजन। तो ये आपको अलग अलग जगह से अरेंज करना पड़ेगा? ताकि करना पड़ रहा है, मुझे अरेंज करना पड़ रहा है। सप्लाई मिल नहीं रही है प्रॉपर। मरीजों में संघर्ष चलता है। ऑक्सीजन लाओ तभी एडमिट करेंगे। मिल पा रहा है आपको अभी? अभी तो मैं लेने आया हूँ। किसके लिए ले रहे हैं? मौसी के लिए अपने। उनका मतलब घर पर ही रखकर इलाज? हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में नहीं मिल पा रहा है ऑक्सीजन? बेड नहीं मिल रहा, कहीं कुछ नहीं मिल रहा। ये सब कुछ है, ये है आज पता चला। कौन दोष दे, किसको दोष दे, हम त्रासदी के इस पैमाने के लिए तैयार नहीं थे। कोरोना की जब पहली लहर आई थी तो दुनिया भर में कैसी तबाही मची थी याद कीजिए। अमेरिका जैसा सर्वशक्तिशाली देश किस तरीके से अपने घुटनों पर आ गया था, लेकिन हिंदुस्तान खड़ा रहा था। हमें याद करने हैं उस समय को, याद करनी है अपनी हिम्मत, याद करना है अपना हौसला, क्योंकि लड़ना तो होगा अगर जीतना है तो। देर से ही सही रेलवे को काम दिया गया। ऐसी ऑक्सीजन एक्सप्रेस स्टील प्लांट में रोज 150 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उत्पादन हो रहा है, जिसकी सप्लाई यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, बंगाल और बिहार में हो रही है। ऐसी ही ऑक्सीजन ट्रेन महाराष्ट्र ऑक्सीजन के खाली कंटेनर और टैंकर को प्लांट तक पहुंचाने और इन्हें भरकर वापस लाने के लिए एयरफोर्स जुट गई। गाजियाबाद के हिंडन से एयरफोर्स के 2 बड़े C-17 विमान और 1 IL-76 विमान 3 खाली ऑक्सीजन कंटेनर लेकर पश्चिम बंगाल पहुंचा, जहां से कंटेनर्स में ऑक्सीजन भरकर दिल्ली लाया जाए। फोर्स के विमानों में ऐसे ही कई जगह ऑक्सीजन टैंकर एयरलिफ्ट किए जा रहे हैं। हैदराबाद में 2 C-17 विमानों से 9 खाली ऑक्सीजन टैंकर एयरलिफ्ट करके उड़ीसा पहुंचाए गए, जहां से इनमें 150 टन ऑक्सीजन भरकर सड़क के रास्ते हैदराबाद लाया जाएगा। टैंकर एयरलिफ्ट करने से 3 दिन बच गए। ऑक्सीजन के संकट से निपटने के लिए जर्मनी से 23 मोबाइल ऑक्सीजन प्लांट मंगवाए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पतालों में लगाया जाएगा और तुरंत ऑक्सीजन सप्लाई हो सकेगी। विदेश से ऐसे ऑक्सीजन उपकरण और ऑक्सीजन कंटेनर खरीदकर इन्हें एयरलिफ्ट करके भारत लाया जाएगा और इनसे दिल्ली और दूसरे राज्यों को ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी। ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में टाइम बचाने की ही लड़ाई है, क्योंकि एक-एक दिन नहीं, एक-एक घंटा नहीं, एक-एक मिनट भारी पड़ रहा है। ऐसा संकट कभी नहीं देखा कि ऑक्सीजन के लिए अस्पताल गिड़गिड़ा रहे हैं, मरीज छटपटा रहे। हम तैयार नहीं थे, लेकिन अब कोशिशें शुरू हुई हैं, तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द मदद मिले और सांस में सांस आए। हालांकि अस्पतालों के बेड को लेकर आलम खौफनाक है।
व्यवस्थाएं बढ़ाने के दावों के सामने सिर्फ एक शून्य है। हर जगह, हर अस्पताल में, चाहे निजी हो चाहे सरकारी हो, आईसीयू बेड्स की तलाश में लोग भटकते हुए आते हैं, लेकिन शून्य का आंकड़ा ही उन्हें घूरता है। कई जगह तो जो डॉक्टर हैं, जो कोरोना वार्ड में काम करते रहते हैं, उन्हें खुद वहां पर बेड उपलब्ध नहीं होती। मेरा नाम डॉक्टर मनीष जांगड़ा है। मैं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में पीजी रेजिडेंट हूँ। अपने सारे दोस्तों को बोला कि मुझे बेड दिलवा दो। यहाँ के मेरे सारे दोस्तों ने काफ़ी ट्राई किया, यहाँ के काफ़ी प्रोफेसरों को कॉल किया, उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की। 3 घंटे बाद मुझे RML हॉस्पिटल में कोविड 2 फर्स्ट फ्लोर पे बेड मिला। आप पब्लिक से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, आप कम से कम मदद कीजिए। बहुत ही गलत हो रहा है डॉक्टरों के साथ। हमारे डॉक्टर को आज भी बेड नहीं मिल रहे हैं। एम्स हॉस्पिटल तक में एक वाकया ही सामने आया है 2 दिन पहले। कुछ डॉक्टरों को बेड नहीं मिला, जो वहीं के डॉक्टर थे उनको मना कर दिया कि VIP के लिए रिजर्व है, और एम्स में तो रिजर्व बहुत ज्यादा बेड रहते हैं। थैंक यू डॉक्टर मनीष जांगड़ा। एक अस्पताल का डॉक्टर अगर आपसे कहे कि उसे भी बेड मिलने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी, वो भी तब जब वो कोरोना ड्यूटी पर उसी अस्पताल में तैनात थे, तो मामले की गंभीरता समझिए। दुर्भाग्य है कि ये गंभीरता ही आज का अकाट्य सत्य है, जो हमसे चीख चीख कर कह रहा है, हम तैयार नहीं थे। हम तैयार थे तो ये मंजर क्यों है? हम तैयार थे तो ये हालात क्यों बने? हम तैयार थे तो जिंदगी एक बेड की तलाश में शमशान तक क्यों जाने लगी? हम तैयार थे तो इन चीखों का जिम्मेदार किसे ठहराएं? हम तैयार थे तो इन पुकारों की अनसुनी पर किसे दोष दें? मेरे बच्चे अनाथ कर डाले, मेरे बच्चे अनाथ कर डाले। ये सब रो रहा है, हमें गरीब भाई। बताइए बोलो क्या हुआ, क्या बताइए। मेरे पहले एडमिट है, टेम्पो पे लाने में पुलिस वाले लाठी चला रहे, जो सोर्स वाला उससे कह रहे आओ यहाँ। सोर्स वाली सारी गाड़ी है यहाँ पर। हम सुबह 11 बजे से लाइन में लगे। साहब कुछ करिए ऐसा कि जिंदगी बच जाए, या फिर खत्म कर दिया जहर के इंजेक्शन। जो हमारी माताएं बहनें जितनी एडमिट है, उनको इंजेक्शन दिलवा दीजिए, मर जाए। हम लोग का पैसा तो न खर्चा हो। जो सिलेंडर के लिए 50,000 हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, तो 1 लाख रुपया 50,000 रुपया डेली मांग रहे हैं कि 50,000 लाओ। कहाँ से आप लाऊं? गरीब आदमी। हम लोग रिक्शा चलाते, ठेला चलाते। देश का दिल सदमे में है। एक एक सांस के लिए सांसें फूल रही हैं। आंखों में पानी, आवाज में लाचारी है। हम तैयार नहीं थे। कोई हॉस्पिटल वाले हमें इतना बेवकूफ बना रहे हैं, इधर से उधर लेके घूम रहे हैं, और हमारी रूम दे देते हैं, हमें कागज का फॉर्म दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद अंदर ही नहीं घुसेड़ रहे हम लोगों को। फॉर्म दे दिया हमें। कौन सा था वो हॉस्पिटल? कौन सा हॉस्पिटल था वो? अचारे में 4 बजे से रोक के रखा। बातें कहते तुम्हारी कंप्लेंट करेंगे क्योंकि तुमने मिसबिहेव करा। 4 बजे से हमें कह रहे हैं कि आपका कार्ड बन गया, गेट से ले जाओ। उधर से कहते हम इधर से जाने नहीं देंगे, वो कहते हम इधर से नहीं जाने देंगे, कोई कहीं से जाने नहीं देगा। कौन है ये आपके? अब तक रोका हुआ। फादर है ये मेरे। ये लोग कहाँ जाए, कैसे इन्हें चैन मिले? ये संकट आखिर कैसे खत्म होगा? ऐसी व्यवस्था में कहाँ जाऊँ मैं? कहाँ मर जाऊँ? अपने आप आग लगा लूँ। मैं नहीं रहूँगी, तबाह होगी। मैं अपने आप आग लगा के सामने आज दाल कर लूँगा। मैं बता के जा रहा हूँ, आग लगा के मर जाऊँगा। मेरे बच्चे कहाँ जाए, कहाँ जाऊँ मैं? मेरे कोई नहीं मैं दुनिया में। तैयारियों की सच्चाई दर्द की दास्तानों से झलक रही है। एक बेड की तलाश ईश्वर की खोज जैसी हो गई। तलाश खत्म होने से पहले ही मौत ली जा रही है, लेकिन तलाश के बदले मिल रही है तो किसी अपने की लाश। तो मेरा हाथ जोड़ के विनती है, इसके सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं बाइक चला कर रोता हुआ है इसके लिए, लेकिन कोई भी इसे सुन नहीं रहा। इससे कुछ मेरा कौन देखेगा? बेटी सियानी है, एक छोटी है गोद की। थक गया इन लोगों को। मैं पैर पकड़ने को तैयार हूँ, लेकिन एडमिट तो कर ही है। बेड नहीं है, वो नीचे लिटा के इलाज करा लूंगा। थक गया मैं। ये चीख व्यर्थ गई। एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे। गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। धीरे धीरे सांसें, मदद की उम्मीद में मौत आ गई। कार ही कब्रिस्तान बन गई।
जब कोरोना की पहली लहर आई थी तो कई राज्यों ने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया था इसे, और इसीलिए अलग अलग राज्यों के मॉडल्स का जिक्र होने लगा। जैसे राजस्थान मॉडल की चर्चा होती थी, उत्तर प्रदेश मॉडल की चर्चा होती थी। लेकिन जब दूसरी लहर आई है तो सब एक समान नजर आ रहे हैं। यानी किसी भी पार्टी की सत्ता हो, चाहे मिले जुला शासन क्यों ना हो वहां पर, लेकिन हर राज्य, सारी सरकारें इस समय फेल नजर आ रही हैं। तैयारियों का कोई पैमाना है तो चलिए कहां चले? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, केरल, बंगाल, कहां चले? हर जगह बस लाचारी है, बेबसी है। सरकार किसी की भी हो, तस्वीर एक ही है। तैयारियां होती हैं तो एक हफ्ते में 250 आईसीयू बेड्स वाला अस्पताल बनकर तैयार हो जाता है चंद घंटों में, लेकिन पूरा अस्पताल भर जाता है। 3 दिन बाद डीआरडीओ ने 250 और बेड जोड़े, वो भी फुल। कोरोना की दूसरी लहर आई, तैयारियां उस हिसाब से नहीं थी, लेकिन पिछले साल कई चीजें ऐसी यहां पर उपलब्ध थी जहां पर 1000 या 10,000 बेड्स की फैसिलिटी उपलब्ध थी। डीआरडीओ ने केवल 1 हफ्ते के अंदर ये व्यवस्था खड़ी कर दी है। आगे का निर्माण भी यहां पर जारी है। शुरुआती जिन मरीजों को भर्ती किया जा रहा है वो मरीज वो हैं जो बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, जिन्हें संक्रमण कुछ ऐसा है कि उन्हें वेंटिलेटर बेड्स की आवश्यकता है। तैयारियां होती हैं तो भटकती उम्मीदों का किनारा मिल जाता है। शुक्रिया डीआरडीओ, शुक्रिया जय हिंद की सेना, शुक्रिया जिंदगी। पिछले साल जब यहां पर फैसिलिटी थी, यहीं पर थी, उसे 2 महीने पहले यहां से हटा लिया गया था, लेकिन एक बार फिर उसे शुरू किया गया है। और शुरुआत में ये फैसला लिया गया कि जो गंभीर रूप से पीड़ित हैं केवल उन्हें एडमिट किया जाएगा। उनकी भी संख्या इतनी अधिक रही कि मुश्किलें बढ़ गई। वो तो राहत की बात यह है कि लगभग 1 हफ्ते के अंदर ये सारी तैयारियां कर ली गई हैं, लेकिन अभी दिल्ली को और भी आवश्यकता है। तैयारियां होती हैं तो डीआरडीओ 10 दिन में अहमदाबाद के अंदर 900 बेड्स का अस्पताल बनाकर खड़ा कर देता है। पटना के अंदर 500 बेड्स वाला कोविड अस्पताल भी डीआरडीओ के सौजन्य से बन जाता है। अब तैयारियां हैं तो लखनऊ में 450, वाराणसी में 750 बेड्स वाले कोविड अस्पताल जल्द ही सेवाएं देने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन पहले का सच तो यही है कि हम तैयार नहीं थे। अहमदाबाद के जीएमडीसी ग्राउंड में 900 बेड का ये अस्पताल डीआरडीओ और गुजरात सरकार के जरिए बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अस्थायी तौर पर बनाया गया जो अस्पताल है, जिसका ये 150 बेड है जो वेंटिलेटर के लिए यहाँ पे इस हॉल में बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं बेड जो है वो लग चुका है और यहाँ पे सबसे अहम ये पूरा इलाका जो है वो वेंटिलेटर के लिए ये पूरा इलाका रखा गया है। साथ ही जो 150 बेड रहेंगे वो आईसीयू के रहेंगे और इसके अलावा बाकी जो बेड रहेंगे वो सारे यहाँ पे ऑक्सीजन वाले बेड रहेंगे। यानी 900 बेड जो होंगे वो सभी के सभी ऑक्सीजन वाले ये बेड होंगे। आप देख सकते हैं वेंटिलेटर्स यहाँ पे पहुंच चुके हैं। दर्द है तो एक दिन गुजर भी जाएगा, लेकिन इतिहास इस दौर से हमेशा ये कहता ही रहेगा, हम तैयार नहीं थे। एक तरफ मौत के आंकड़े हैं, दूसरी तरफ शमशानों कब्रिस्तानों की सच्चाई है। जब कोरोना की पहली लहर से आमना सामना हुआ था तब अंतिम संस्कार के कुछ प्रोटोकॉल तय किए गए थे। अब न प्रोटोकॉल हैं, न चिताएं जलाने की। संक्रमण की दूसरी लहर में त्रासदी इतनी बड़ी होगी, इसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था। मृतकों के अंतिम संस्कार की सम्मानजनक व्यवस्था के लिए भी हम तैयार नहीं। बहुत ही ज्यादा भीड़ भाड़, लोगों का आना और एकदम वजन सा पड़ रहा है। और गाड़ियाँ देखो एम्बुलेंस कैसी लगी हुई है और अंदर लक्कड़ हमारे पे खत्म हो चुकी है। इस टाइम हम इनको गाजीपुर या निगम बोध पे इनको बोल रहे हैं, वहाँ पे इनका फोन करके बात करवा के फिर भेज देते हैं। सर ये आप बताइए, कब से यहाँ पर आप इंतजार कर रहे थे, अब कहाँ लेके जा रहे हैं? हम लोगों को यहाँ पे आए हुए 10-15 मिनट हुए, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है। तो लोगों ने बोला कि सर यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है, तो प्लीज़ आप कहीं और ले जाएं। लोगों के अंदर पता नहीं बेचैनी घबराहट क्या हो गई है कि जैसे ही डेथ हुई है घर पे निला भी नहीं रहे, गाड़ी में डाल के यही निला रहे हैं, यही ला रहे हैं। सब तैयारी यहाँ करे, रिश्तेदार आ नहीं रहे कोरोना के चक्कर में। 4-5 बेचारे आदमी आते हैं, उनको 4-5-20 बॉडी आ जाएगी, 4-5 आदमी कैसे हेल्प करेगा उनकी। कई बार ऐसी परिस्थितियां आ गई हैं कि आपने देखा होगा कि परिजन अपनी बॉडी का अंतिम संस्कार कराने से मना करते हैं या हाथ ही नहीं लगाते।
अपनों को खो चुके इन लोगों से पूछिए, जिस जगह को अंतिम विश्राम कहा जाता है वहां भी इतना कोहरा। चिता स्थल के लिए संघर्ष है, चिता की अग्नि के लिए संघर्ष है। इतनी लाशें जो है मैं पहली बार देख रहा हूँ। मैं सुबह से ही हूँ, खुद मेरे पिताजी कोरोना पॉजिटिव है जिनका मैं दाह संस्कार कर रहा हूँ। स्थिति काफी दयनीय है, यहाँ लकड़ियों की कमी हो जा रही है। ये जो लोग हैं वो मनमानी कर रहे हैं, आदमी त्रस्त है, क्या करे, कहाँ जाए। मुखाग्नि देने के लिए संघर्ष है। जैसे कूपन की क्यों जरूरत पड़ गई, क्या कारण पड़ा? बॉडी ज्यादा है इसलिए कूपन जरूरत पड़ गई। वेटिंग चल रही है ना, इतनी अब 19 वेटिंग अभी जला दे, एक इकट्ठा करना। शव को शमशान के अंदर प्रवेश के लिए संघर्ष है। दिल से आह निकलती है लेकिन किसी काम की नहीं, आंख से आंसू बहते हैं लेकिन सब व्यर्थ। कफन दफन के लिए भी इंसानी संवेदनाओं को शून्य होना पड़ेगा। लाशों के वजन के नीचे चरमराती व्यवस्था से शमशान और कब्रिस्तान भी वही कह रहे हैं, हम तैयार नहीं थे। अंतिम संस्कार में शांति और सद्भाव की बातें होती हैं, लेकिन शवों को चिता स्थल तक पहुंचाने के इंतजार से अकुलाए परिजनों का सब्र टूट गया। ये इस दौर की त्रासदी के साथ सिस्टम के माथे पर हमेशा चस्पा रहेगा कि चिता स्थल के लिए भी लोगों को लड़ना पड़ा। अपने प्रियजन को अंतिम विदाई देने के लिए लोगों को आक्रोश। एक व्यक्ति हैं जो कि काली बाड़ी थाना बारादरी के रहने वाले, उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके परिजन वहाँ पे दाह संस्कार करने के लिए लाए थे, उन्होंने चिता का इंतजाम कर रखा था। एक दूसरा व्यक्ति हैं जो थाना इज्जत नगर के रहने वाले हैं, उनकी मृत्यु हो गई तो उनके परिजन भी वहाँ पर दाह संस्कार के लिए लाए थे। तो उनकी चिता पर इन्होंने अपना शव रख दिया और दाह संस्कार कर दिया। इसी बात को लेकर थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई थी, तो थोड़ी कहासुनी वहाँ पे मौके पर हो गई। दोनों पक्षों ने आपस चिता स्थल का संघर्ष इकलौता नहीं है, बल्कि उस संघर्ष का सिलसिला है जो शमशान तक पहुंचने के लिए न जाने कितने लोग रोज तय कर रहे हैं कि ये तैयारियों का आईना ये कूपन है। मौत के बाद अंतिम संस्कार के लिए कूपन, ये कूपन कहते रहते हैं आइए आप कतार में हैं, अपनी बारी का इंतजार। कानपुर के भैरव घाट पर आपका स्वागत। कूपन की क्यों जरूरत पड़ गई, क्या कारण पड़ा? बॉडी ज्यादा है इसलिए कूपन जरूरत पड़ गई। कितने साल से हो तुम यहाँ पे? 15 साल। कभी इसके पहले क्या सोचा था कभी कूपन की जरूरत पड़ेगी, बॉडी के लिए भी कूपन देना पड़ेगा? कभी जीवन में नहीं। ऐसे में वो मेंटेन करके टोकन बांटे, जिसको अभी दे दे करो। रात में 9 बजे आ रहा है नंबर, किसी का 10 बजे आ रहा है, किसी का 11 बजे नंबर आ रहा है। दूसरे दिन भी आ रहा नंबर? हाँ, वेटिंग चल रही ना, इतनी अब 19 वेटिंग अभी जला दे, एक इकट्ठा करना। जिसका 59 नंबर है, रात में 2:30-3 बजे आएगा, 4 दिन लग सकता है। कहाँ जाए लोग अपनों के शवों को लिए? कैसे कारोबार करें दाह की चंद चिंगारियों के लिए? उन लोगों से एक एक चिंगारी के लिए नोटों के बंडल का वजन तौल रहे नगरी को ये दिन भी देखने पड़ेंगे। हम तैयार नहीं थे। 22,000 रुपए ये मांग रहे हैं कि 22,000 रुपए 22,000 रुपए मांग रहे हैं लाश जलाने के लिए। अब तो नए शमशानों की नींव डालनी पड़ रही है। बेंगलुरु में बन रहा ये शमशान कोविड मृतकों के लिए समर्पित रहेगा। समय बीतता जाएगा, लेकिन जिन शवों के चिन्ह बेअदबी के साथ मिट गए, इनका न्याय हमेशा अधूरा रहे। 4 एकड़ में शमशान बन रहा है। ये इतना होता है जितने में न जाने कितने लोगों को जीवन देने वाला बड़ा अस्पताल बन जाता। लेकिन मिट्टी की किस्मत में चिताओं का धुआं लिखा था और शासन प्रशासन ने वही किया। जब जिंदगियों पर ऑक्सीजन का आपातकाल लगने लगा तो दर्द के मारों के ये सवाल खड़े होने लगे कि ऑक्सीजन लेवल कितना है। नापने के लिए ऑक्सीमीटर की जरूरत पड़ी तो बाजारों से, दुकानों से ऑक्सीमीटर भी गायब हो गए। और ऑक्सीमीटर ही क्या, कुछ भी मांग लीजिए जो कोरोना के इस संकट काल में काम का हो, मेडिकल स्टोर्स पर वो चीजें ही खत्म हो चुकी होती हैं। मेडिकल सामान के लिए मशहूर दिल्ली की होलसेल मार्केट में भी सेहत के सभी उपकरण खुद वेंटिलेटर तलाश रहे हैं। आपके हिसाब से लोग कब तक आश्वस्त हो सकते हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होंगी? किसी ने नहीं सोचा था कि जो सेकंड वेव है वो इतनी ज्यादा घातक होगी। देखिए, अब इसमें तो ऊपर वाला ही जान बचा सकेगा और कह सकेगा। मैं कुछ भी नहीं कह पाऊंगा। मैं तो इतना कहूंगा कि हम लोगों को बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा, एक दूसरे को ब्लेम करते हुए। शॉर्टेज हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अनफोर्सीन सेकेंड वेव जो आई है इसके अंदर
सप्लाई उतनी थी जो चल रही है, डिमांड ज़्यादा हो गई है, स्टॉकिंग हो रही है, मैं इसमें कोई डाउट नहीं है, लोग घरों पे कर रहे हैं। अगर आज सिलेंडर की बात आप करते हैं तो अगर किसी के घर में 50 साल से ऊपर का पेशेंट है, 70 साल से ऊपर के उसके पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, तो वो उसको मालूम है कि हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है जगह, सप्लाई नहीं है, तो वो चाहता है कि कंसनट्रेटर अगर उसकी पॉकेट अलाउ करती है या सिलेंडर है तो वो रख रहा है। आज एग्जाम्पल देता हूँ कि एक घर के अंदर अगर 4 आदमी हैं, पहले आपके एरिया में, मेरे घर में, अगर मार्केट मेरे इलाके में 100 आदमी थे तो उनके पास 75 के पास एक थर्मामीटर होता था, और आज अगर वही 100 आदमी है तो 80 के पास घर में 4 आदमी है तो 4 थर्मामीटर से लिए हुए। तो सप्लाई नहीं है क्योंकि चाइना से हमारा बंद हो गया कई माल, और हमने पहले इसको नो टू चाइना का एक मुहिम चली थी, तो वो सामान बढ़ता है तो दुआओं के सहारे भी कोई कब तक दर्द सहे। आखिर पहले मन टूटता है, फिर शरीर, फिर सांसें। सड़कों पर तड़पते लोग, अस्पतालों के गलियारों में चीख चीख कर दम तोड़ते लोग, कारों, ऑटो, स्ट्रेचर्स पर मरते लोग, सब कह रहे हैं हम तैयार नहीं। न दवा है न कहीं ये दावा कि जिंदगी को बचाने वाला कोई सामान मिल भी पाएगा या नहीं। सचमुच हम तैयार के ऊपर जो लगता है ऑक्सीमीटर, फ्लोमीटर, वो नहीं मिल रहा कहीं पर भी। अब हर जगह सब जगह घूम चुका, लेकिन नहीं मिल रहा। तो ऑक्सीजन जरूरत है, सिलेंडर मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया, लेकिन अब उसके ऊपर फ्लोमीटर नहीं मिल रहा। मैं पूरे मार्केट में देख रही हूँ सब लोग ऑक्सीमीटर ढूंढ रहे हैं सर, लेकिन है आपके पास? नहीं मैडम, ऑक्सीमीटर अवेलेबल ही नहीं है। बहुत सारा मतलब पीछे स्टॉक 10 दिन में ऐसा था कि पूरा का पूरा स्टॉक ही निकल चुका है। कंपनियों से हम जब डिमांड कर रहे हैं तो वो हमारी डिमांड पूरी नहीं कर पा रही। वो सब बोल रहे हैं कि अभी फ़िलहाल है नहीं, आने वाले 2, 4, 5 दिनों में अगर हमारे पास अवेलेबल होगा तो हम आपको सप्लाई देंगे। अच्छा जी। कभी ऐसी सिचुएशन हुआ था? नहीं मैडम, आज तक भी नहीं हुई। पिछली वेव जब आई थी तब भी ऐसी सिचुएशन नहीं थी। लोग इस टाइम मैडम हाहाकार हुई पड़ी है, ना ऑक्सीफ्लोमीटर है, ना ऑक्सीमीटर है, ना ही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, ना ऑक्सीजन सिलेंडर है। हर चीज़ की शॉर्टेज हुई पड़ी है इस टाइम। हर आदमी यही मांगने आ रहा है? जी मैडम, आप थोड़ी देर आप यहाँ पर खड़े होकर देखेंगे तो आप हर आदमी मतलब 100 में से 90 आदमी ऑक्सीमीटर, ऑक्सीफ्लोमीटर और ऑक्सीजन सिलेंडर वो चीज़ मांग रहे हैं। वो चीज़ हमारे पास अवेलेबल। कोई शक नहीं कि 21वीं सदी का भारत दुनिया का ध्यान खींचता है। कोई शक नहीं कि 21वीं सदी के भारत में संकल्प की कोई कमी नहीं। लेकिन क्या करें आज की इन व्यवस्थाओं का, जहां एम्बुलेंस ही अस्पताल है, किसी को पेड़ के पास बिठाकर ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई जा रही है तो किसी को जमीन पर लिटाकर। महाराष्ट्र गुजरात बॉर्डर पर बसे नंदुबार के शिवपुर गांव की ये तस्वीरें सरकारी तैयारियों का हमेशा कॉलर पकड़ती रहेंगी। घर से मरीज अपनी चारपाई न लाए तो जमीन ही बिछौना, जमीन ही बिस्तर, जमीन ही वेंटिलेटर। हम तैयार नहीं थे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।